भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, इस टॉपिक को लेकर हम लोग पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें चर्चा कर रहे थे। और मैंने इस टॉपिक के जो मुद्दे हैं वो भी लिख कर दिए थे। आप मुझे बता दो, गुरुवार के दिन लेक्चर हुआ उसमें सभी थे आप लोग? अक्षय, प्रज्ञा, रेणुका, साक्षी, यस शुभम और सर। सभी थे? और जो मुद्दे मैंने लिख कर दे वो अभी आपके पास है? यस। ठीक ठीक है, तो फिर जाते जाते मैंने इस टॉपिक को लेकर जो कुल मिलाकर 5 मुद्दे हैं उसको लेकर संक्षिप्त बात की थी। आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें ज्यादा समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं है और आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आप कोई साइंस का प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसके पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, इस तरीके से उसके काम करने का तरीका तय होता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बिल्कुल उसी तरीके से भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के तहत हमें जो भाषा पढ़ाई जाती है, जो बचपन से आज तक पढ़ाया जा रहा है या जो हम लोग सीख रहे होते हैं, वह सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें से एक आध सीढ़ी अगर हमारा कमजोर हो या एक आध सीढ़ी हम लोगों ने छोड़ दी तो अगली सीढ़ी या उसके बाद की सीढ़ियों पर उसका असर पड़ता है। अब मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं और फिर इन सारी चीजों को आप समझ सकते हो। भाषा को सीखने के लिए या इस तरीके से कोई चीजें जो होती है सीखने के लिए हमें जो सिखाने वाले लोग होते हैं या जो सीढ़ियां होती है वह कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस उदाहरण से आपको पता चलेगा। तो उदाहरण ये है कि एक राजा थे और जो आम तरीके से हमारी मिथकीय कथाओं के भीतर की कहानियां होती है उस तरीके से ये भी एक कहानी संक्षिप्त चलती है। और आप इसको बोध कथा के भीतर भी इसको ले सकते हो। इसमें से हमें कुछ सीख, कुछ पाठ यहाँ पर मिल जाता है, पता चलता है। तो उसको लेकर ये कहानी, एक राजा थे और इनको घोड़ों को लेकर शौक था। ये अच्छे अच्छे घोड़े जो है विश्व स्तर से, दुनिया भर से मंगा लेते थे और वह अपने शाही ताफे के भीतर इसको समाविष्ट करते थे। तो ऐसे ही एक अरबी घोड़ा जो है इस राजा ने खरीदा और बहुत अच्छा घोड़ा था, लेकिन उसको जो बातें सिखानी चाहिए थी वो सिखाई नहीं गई थी। अच्छा घोड़ा था परंतु आप कह सकते हैं कि ट्रेन नहीं था, वेल ट्रेन बनाने के लिए फिर राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कह दिया कि एक अच्छा ट्रेनर ढूंढो इसको सिखाने के लिए। और फिर उस तरीके से ट्रेनर को ढूंढा और फिर राजा ने और प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया कि भाई इसको सिखाओ और फिर 6 महीने बाद जो है तुम अच्छी तालीम दे दो और फिर मेरे सामने प्रस्तुत करो। हालांकि इसको बहुत पैसे दिए थे, इसलिए राजा रोज इंतजार कर रहे थे कि ये 6 6 महीने कब खत्म हो जाते थे और इस पर मैं बैठकर सवारी करूं और मैं इसको, इस पर जो पैसे लगाए हैं उसका लाभ उठाऊं। ये बात यहाँ पर राजा ने सोची थी। जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, राजा उस घोड़े को कह देते हैं कि लेकर आ जाओ प्रधानमंत्री को। और ये घोड़ा अभी सभी बैठे हैं, दरबार है आप कहे या फिर बाहर मैदान में कुर्सियां लगा कर ऊपर से देख रहे हैं, बैठे हैं और नीचे घोड़ा जो है मैदान में उसकी एक दौड़ करनी थी। तो उस तरीके से इसको प्रधानमंत्री बुलाते हैं और फिर घोड़े को आदेश दे देते हैं और फिर दौड़ने की बात होती है। तो राजा पहले ही जब देख रहा है, पहली दौड़ के भीतर घोड़ा लंगड़ा रहा है और फिर राजा इतना गुस्सा हो जाते हैं प्रधानमंत्री और फिर बाकी कर्मचारियों पर कि अरे इस पर इतने पैसे मैंने बर्बाद किए और तुम ये इस घोड़े की ये स्थितियां बना चुके हो और इसको इस हालात में ट्रेनिंग दे दिया और ऐसा बना दिया, तो बर्बाद कर दिए मेरे पैसे। इस तरीके से गुस्सा कर देते और बुला उस ट्रेनर को जिसने इसको ट्रेनिंग दिया है। तो ट्रेनर को बुलाया जाता है और राजा देख रहे हैं इनके सामने जब ट्रेनर प्रस्तुत होने के लिए आ रहा है, ट्रेनर ट्रेनर खुद लंगड़ा रहा है। तो राजा कहता है कि अरे ये लंगड़ा है तो घोड़ा भी लंगड़ा ही बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के तहत आपको जो भी पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे आपके पास पड़ोस का माहौल हो, चाहे आपकी स्कूली शिक्षा के भीतर पढ़ाई जो करवाई जा रही हो उसको लेकर हो, या उसके पश्चात की अब तक की पढ़ाई जो है, वह आपको विद्वत जनों से, विद्वत अध्यापकों से पढ़ाई जानी और वेल ट्रेन लोगों से पढ़ाई जाना जरूरी है। ये अगर आपको ठीक से नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी भाषाई कमजोरी बनेगी। तो आपको पढ़ाने वाले टीचर, आपको सिखाने वाले परिवेशी या माहौल, घर के लोग, ये अगर अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा लिखते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, तो अपने आप एक आदत आपकी बन जाती है और आप पर एक संस्कार और एक आपके पास सभ्यता पहुंच जाती है कि आप भी इस तरीके से करें। और बच्चे, मैंने कह दिया था कि पिछली बार, हर चीज को कॉपी करते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं और माता पिता अगर टेबल कुर्सी पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे तो उसको भी लगता है बिल्कुल इसी तरीके से खाना खाएं। या समझ लो वॉकिंग के लिए गए हुए हैं और इसके पिताजी, बच्चे ने देखा कि इसके पिताजी जो है हाथ पीछे बांध कर आराम से चल रहे, तो उसको भी लगता है कि मैं उसी तरीके से, या इसकी माँ उस तरीके से चल रही है तो उसको लगता है कि मैं भी उसी तरीके से चलूं, वो भी हाथ पीछे बांधकर चलने की कोशिश करेगा। तो ये होता है नकल करना, अनुकरण करना। और ये किसकी करते हैं उस पर ये चीजें निर्भर होती, ये शारीरिक हाव भाव को लेकर नकल आप ध्यान में रखें। उसी तरीके से सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने को लेकर भी अनुकरण होता है। और इस तरीके की एक प्रक्रिया लंबी चलती है, सालों साल चलती है, और फिर हम लोग इन चार कौशलों के भीतर एक निपुणता पाते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये स्पष्ट कर चुका हूं। पिछले लेक्चर के भीतर हम लोगों ने ये 5 मुद्दे संक्षेप में देखे थे कि इसका अर्थ क्या है, आप समझे या नहीं समझे। आज इस पर विश्लेषण करेंगे। पहला मुद्दा है कौशल केंद्रित प्रक्रिया। तो ध्यान में रखेंगे कि हमारे भाषा को लेकर पढ़ने के कौशल 4 ही है। इसके अलावा दूसरे जो कौशल होते हैं वो कई होंगे, वो बात छोड़ दे। लेकिन भाषा को पढ़ने या भाषा का शिक्षण करने के नाते ये 4 कौशल हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि श्रवण पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भाषण, तीसरे नंबर पर वाचन, चौथे नंबर पर लेखन। तो ये एक के पश्चात एक प्राप्त किए जाने वाले कौशल हैं। सुनना, हम बैठकर सुनना चाहते हैं बड़े आराम के साथ, ओके, अच्छा गाना सुन रहे हैं, जो बोल रहे लोग इसको सुन रहे हैं, तो इसके माध्यम से हमारे पास कई शब्द, कई आवाजें, कई ध्वनियां जो है पहुंचती है। और फिर इसको प्राप्त करके हम लोग भाषण कौशल जो दूसरे नंबर का है उसको सीखना शुरू कर देते हैं। सुनना आसान, बोलना कठिन, ये दूसरे दर्जे का है और फिर इसको सीखते हैं। फिर इससे कठिन वाला अगर आप कोई कौशल है तो कहेंगे कि पढ़ने को लेकर, और इससे कठिन कोई है तो लेखन को लेकर। तो सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ये 4 कौशल जो है सीखते हैं। तो इन 4 कौशलों को केंद्र में रखकर हमारी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली जो होती है ये चलती है। आपके घर के भीतर औपचारिक तौर पर कई शब्दों को सुनाया और बोला, बुलाया आपसे जा रहा है, तो जानबूझकर आपके घर वाले कोशिश करते कि तुम माँ कह दो, बाबा कह दो, या डैडी कह दो, या फिर पापा कह दो। तो ये आपसे अनुकरण करवाए, सुनते तो है आप, अपने आप आपके पास वो शब्द पहुंचते, लेकिन इसका अनुकरण करने के लिए पानी को पानी क्यों कहें, या फिर इस तरीके से इसको क्या कहना है, उसको क्या कहना है, या बच्चों को जो कलर, रंगों को लिखकर की पढ़ाई की जा रही है वो औपचारिक तौर पर, अनौपचारिक तौर पर नहीं होता है। अनौपचारिक तौर पर होता है, जानबूझकर नहीं होता। घर के भीतर वो बता देते कि ये लाल कलर है, ये पीला है, ये हरा है। तो ये जाते जाते जो हो रहा है वो अनौपचारिक होता है, समाज से आपको, घर से आपको अपने आप मिल जाता है। और स्कूली शिक्षा के भीतर जाकर आपको जो जानबूझकर पढ़ाया जाता है वो होता है औपचारिक शिक्षा को लेकर। घर के भीतर आपका बोलना और सुनना ये बड़े आसानी के साथ बन जाता है, लेकिन स्कूली शिक्षा के भीतर आपको क्या सुने, क्या बोले, ये भी ठीक से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से। और फिर बहुत अच्छे ढंग से लिखना और
पढ़ना, ये दो भी कौशल जो है अतिरिक्त तौर पर पढ़ाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये औपचारिक शिक्षा प्रणाली के तहत और आपको तराशा और आपको दुरुस्त करने की कोशिश होती है। तो स्कूली शिक्षा में जो है सीढ़ी दर सीढ़ी आपको जो पढ़ाया जाएगा वह कौशलों पर केंद्रित होगा। 4 कौशल, मतलब पहली कक्षा में बच्चों को क्या पढ़ाए, दूसरी कक्षा में क्या पढ़ाए, तीसरी कक्षा में क्या पढ़ाए, चौथी कक्षा में क्या पढ़ाए। फिर उसके अलावा इनको अच्छा सुनाई देने के लिए किस तरीके से इसके टॉपिक बनाए जाने चाहिए। ये बच्चे अगर बोल रहे हैं इसको पढ़कर या सुनकर, तो वह आसानी से किस तरीके से, पहली कक्षा के भीतर बच्चों को संयुक्त अक्षर नहीं पढ़ाए जाएंगे, उनको केवल गगन मगन ऐसे वाले शब्द जो संयुक्त अक्षर वाले नहीं होते वो कोशिश होती, फिर अगली सीढ़ी संयुक्त अक्षर वाली होती। तो ये उसके कौशलों को निपुण बनाने के लिए जो प्रयोग करना जरूरी होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ाना जरूरी होता है, उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये कौशल केंद्रित प्रक्रिया होती है, इसको आप ध्यान में रखें। और 4 कौशल अलग-अलग क्लासों के भीतर अलग-अलग तरीके से पढ़ाए जाएंगे। पहले कुछ आसान, फिर थोड़े कठिन, फिर थोड़े कठिन, फिर थोड़े कठिन, और फिर कुल मिलाकर सभी को इकट्ठा पढ़ाने की इन लोगों की और इन व्यवस्थाओं की कोशिश होती है। तो ये कौशलों को केंद्र में रखकर इस प्रक्रिया को लागू किया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। दूसरा मुद्दा है प्रक्रिया के भीतर का प्रयोग कौशल पर आधारित प्रक्रिया। ये मैं आपको पिछली बार बता चुका था। आपको आपके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं और वह जानबूझकर भी, कुछ अनजाने में भी, और कुछ थोड़े से मस्ती वाले मूड के भीतर भी बनाए जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखें, प्रयोग हम पर किए जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं जब सिलेबस को लेकर विश्लेषण कर रहा था या इसकी पृष्ठभूमि में कई उदाहरण दे चुका हूँ कि हमारे दिन भर का अगर क्लास शुरू है, समझ लो 10 बजे शुरू हो गया, 4 बजे छूट रहा है या 5 बजे छूट रहा है, तो 3 साढ़े 3 बजे के बाद कुछ दिन पीटी का क्लास होता है। तो पीटी के क्लास के भीतर पीटी के टीचर जो है जो आम मैदानी खेल होते हैं उससे कुछ अलग एक आध दिन खेलना खेल अपने बच्चों को खिलवाना चाहते हैं, तो उसके भीतर कई जो खेल होते हैं वो आपके कौशलों को केंद्र में रखकर बनाया जाता है और ये एक प्रकार का प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किस तरीके से, जैसे मैंने कह दिया था पिछली बार, या आप कॉमर्स के क्लास में बताया होगा, आपको नहीं बताया होगा तो बता देता हूँ कि पहले बच्चे के कान में वह टीचर एक वाक्य लंबा कह दिएगा, वह बच्चा दूसरे बच्चे को, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को, तीसरा बच्चा चौथे बच्चे को, और सबसे जाकर लास्ट वाला बच्चा, उसको कहा जाता है कि अब तुम जोर से जो वाक्य तुम्हारे पास पहुंच चुका है इसको कह दो। तो वो वाक्य कुछ अलग ही होता है। और फिर पहले बच्चे को टीचर पूछते कि अरे तुम्हें क्या बताया था, मैं तुम मुझे बता दो, तो वो बच्चा सही वाक्य बता देता है, लेकिन बीच की कुछ कड़ियां जो है टूट जाती है और कुछ बच्चे अलग सुनते हैं, बताते अलग हैं, फिर अलग सुनना, अलग बताना, फिर अलग सुनना, फिर अलग बताना। ऐसा कई बार बीच में जब हो जाता है तो लास्ट वाले बच्चे से कुछ गलत वाक्य बाहर निकलता है। तो इसको आप कहें कि प्रयोग कौशल पर आधारित ये जो प्रक्रिया है ये अलग-अलग प्रयोगों के तहत की जाती है। तो ये हो गया पीटी के क्लास को लेकर। फिर उसी तरीके से मैंने कहा था कि आपका लेखन अगर सुधारना है, अच्छा बनाना है, तो आपके टीचर भाषा के कह देते हैं कि आप रोज एक परिचय लिख कर लेकर आ जाओ। तो ये उसको टास्क होता है और वो रोज जो लिखता है या इसके अलावा फिर लिखी हुई बातों को वह अध्यापक देख लेता है, कहता है गुड, वेरी गुड या फिर बैड, इस तरीके से टिप्पणी इस पर होते हैं। तो बैड लिखा तो बच्चे को दुख होता है कि वो पूछ लेता है कि सर मेरे इस पर बैड क्यों लिख दिया, तो वो टीचर बता देंगे कि बैड इसीलिए मैं लिखा, या बैड लिखते वक्त टीचर खुद ब खुद बता देता है कि तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है, तुम्हारा शुद्ध लेखन ठीक नहीं है। तो ये कमियां जब बता जाएगा और फिर एक आध बच्चे की जो खूबसूरत लिखावट है सभी क्लास को दिखाई जाती है, 2-3 बच्चों की दिखाई जाती है, अब देखो इसने किस तरीके से लिखा, हमारी अपेक्षा इस तरीके से आपके लिखने की है। तो ये भी एक प्रकार का टास्क जो है प्रयोग कौशल पर आधारित होता है। बिल्कुल उसी तरीके से बोलने को लेकर, गाने को लेकर
या भाषण की जो स्पर्धाएं, वाद विवाद और वक्तृत्व की स्पर्धाएं जो होती है वो आपके बोलने के कौशल को आंकती है और आप पर आपके लिए वो प्रयोग होता है। उसी तरीके से कविता को गाने को लेकर पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के भीतर हो सकता है आपने इस तरीके से कविताएं गाई होगी, टीचर आपको कहेंगे कि पूरा क्लास एक साथ कविता गाएगा और ये एक लय सूर के भीतर गाएगा, वो एक लय सूर आपको बताया जाता है और फिर कहा जाता है कि मैं 10:30 बजे क्लास में आ रहा हूं, परंतु आप 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इन कविताओं को गाएंगे जिन स्वरों के भीतर मैंने आपको बताई है। तो वो जो है उसको कविता की गेयता किस तरीके से होती है, उसका एक सौंदर्य किस तरीके से होता है, ये एक पढ़ाने का तरीका होता है। तो ये प्रयोग अलग अलग प्रकार के टीचर जो है अपने क्लासों के भीतर करते हैं और हालांकि ये कॉमन प्रयोग होते हैं, लेकिन भाषा को पढ़ने, लिखने और सिखाने की जो पद्धति होती है वह हर विद्यार्थी के हिसाब से अलग अलग तरीके से लागू करनी जरूरी होती है। वो अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। जो सिलेबस फॉर्मिंग होता है उसमें वो हर बच्चे को ध्यान में रखकर करना मुश्किल होता है, वो सबके लिए इकट्ठा होता है, लेकिन क्लास के भीतर पढ़ाते वक्त टीचर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि उसके क्लास के भीतर एक समान बच्चे नहीं होते। सभी बच्चों का एक आईक्यू जो होता है वो अलग होता है, समझ कुछ अलग होती है, बोलने लिखने के तरीके कुछ अलग होते हैं, तो इनको हर एक बच्चे को एक क्लास मानकर उसको पढ़ाना पड़ता है। तो आप ध्यान में रखें कि 10वीं के बाद के बच्चे या 12वीं के बाद के बच्चे या फिर बीएससी या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले बच्चे जो होते हैं उसके बाद के बच्चे, इनको पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन स्कूली शिक्षा के भीतर पहली से लेकर चौथी तक, 5वीं तक आप ध्यान में रखें, 7वीं तक इन बच्चों को पढ़ाना उन अध्यापकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और हर एक बच्चे को जो है उसके हाथ को पकड़कर, उसके कान को पकड़कर, उसके उंगली को पकड़कर हर चीज को सिखाने की कोशिश करनी पड़ती है और वो उस तरीके से ताकत भी लगा देते हैं। तो दूसरा जो मुद्दा जो है प्रयोग कौशल के आधारित प्रक्रिया के तहत ये चीजें जो है यहाँ पर आ जाती है। हालांकि किताब के भीतर क्या लिखा है इसको आप छोड़ दें, आप अपने तरीके से इसको विश्लेषित कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा है भाषा के मानक रूप का अधिगम। इसमें मैंने शब्द मानक जो है इसका अर्थ पिछले लेक्चर में बताया था। मानक शब्द का अर्थ है स्टैंडर्ड। तो हमारी प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक परिवार की, अलग अलग समाज की, अलग अलग राज्य, देश और दुनिया की भाषा अलग होती है। या संपूर्ण देश की एक ही भाषा, परंतु प्रदेशों और घरों और गांव और कस्बों के हिसाब से वो भाषा बदली हुई देखी जाएगी। तो इसमें एक मानकता जो लाना है और एक स्वरूपता और एक को तो एकरूपता लाने की जो जरूरत होती है उसको ध्यान में रखते हुए एक सर्वसमावेशक शब्दों को चुनने और सर्वसमावेशक शब्दों के साथ बात करने और संवाद और संप्रेषण करने की आदत बच्चों को लगाई जाती है। तो ये बच्चे जो है मानक रूप का, एक स्टैंडर्ड रूप जो भाषा का है इसको प्राप्त करें, इसकी एक कोशिश होती है और उस तरीके से उन बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। मतलब समझ लो मराठी पढ़ने वाले बच्चे विभिन्न प्रदेशों से होकर यहाँ आ गए हैं, तो उनकी भाषा घरेलू भाषा या जो भाषा जिन प्रदेशों से होकर आ गए, इनकी भाषा कुछ अलग होगी, लेकिन एक स्कूल के भीतर जब पढ़ाया जा रहा है तो उनको स्टैंडर्ड रूप ही पढ़ाया जाता है। हिंदी को लेकर अगर कहें आप कि भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी या महाराष्ट्री कहें, मारवाड़ी कहें, पंजाबी कहें, इनके पुट के साथ आने वाली भाषाएं हिंदी जो है वो अलग होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब इसको लागू किया जा रहा है तो मैं किसी उत्तर भारतीय लोगों के साथ या किसी दक्षिण भारतीय लोगों के साथ बात करूं तो स्टैंडर्ड हिंदी के भीतर बात करूं ये अपेक्षा होती है और वे भी कोशिश करें स्टैंडर्ड हिंदी के भीतर बात करने की। उनकी भाषाओं के भीतर उनकी मातृभाषा और प्रादेशिक भाषाओं के शब्द आ गए तो मुझे समझ में नहीं आएंगे और मेरी भाषा में इस तरीके के शब्द आ गए तो उनको समझ में नहीं आ जाएगा। इसीलिए जरूरी होता है कि एक स्टैंडर्ड रूप को हम लोग प्राप्त करें और उस तरीके से प्राप्ति करवाने की कोशिश भाषा शिक्षण के भीतर होती है। तो ये तीसरे मुद्दे का विश्लेषण होगा। चौथा मुद्दा जो है भाषाई आदतों का गठन। गठन आदतों का है, इसको ध्यान में रखें। आदतें हमें कौन सी होनी चाहिए?
अच्छा सुनने की, अच्छा बोलने की, अच्छा पढ़ने की और अच्छा लिखने की। तो ये आदत को बता देता है, आदत का गठन होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, इन चार बातों को लेकर, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, और इसकी आदत इनको अगर नहीं है, तो ये बच्चे जो है मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब देखिए, कई लोगों की कई किस अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटियां, अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है। मतलब ऐसे कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं कि जिनको सुनना पसंद ही नहीं होता, वो सुनाते रहते हैं। हालांकि बच्चों को लेकर नहीं, परंतु बड़े बुजुर्गों को लेकर, महिला और पुरुषों को लेकर ये कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी एकाध व्यक्ति को सुना रहा है दो चार वाक्य, तो वो सुनने के मूड में नहीं होता, वो सुनाने के मूड में होता है, और वो एक बार शुरू हो जाता है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। जैसे हम लोग एक रेखा चित्र जो है नीलकंठ मोर पड़े, जिसमें महादेव वर्मा ने जो जहां से वो पक्षी और पशुओं को खरीदती है, क्या कहा था उनका नाम, क्या क्या बताया गया था, जिनको तूफान मेल शब्द इस्तेमाल किया, उनको क्या कहती थी महादेव वर्मा? मुस्लिम पात्र है। ठीक है, आप इसको याद करें। और ये इनको उन्होंने कह दिया कि इनकी एक बार तूफान में शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेती है, इसलिए ये महादेव वर्मा वहां पर अपना समय बर्बाद करती, तो अपेक्षा इसकी है कि खुद जाकर स्वयं खरीद लो और तुरंत निकलो। तो इनकी एक बार तूफान मेल शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेती। तो इसका अर्थ क्या है कि ये मियाँ, पक्षी बेचने वाले जो मियाँ हैं, उसके पीछे कुछ तो नाम है ये जो मियाँ है, एक बार शुरू हो जाते बोलना तो बंद नहीं करते। तो इनको आदत नहीं है सुनने की, सुनाने की आदत है आप कह सकते हो, तो बोलने की आदत इनको है। तो ये गैर जरूरी होता है हमारे व्यक्तित्व के भीतर। इसका एक कुल मिलाकर समतोल जो है होना जरूरी होता है। हम उतना ही बोले जितना जरूरी है, हम उतना ही सुने जितना जरूरी है, हम उतना ही लिखे जितना जरूरी है, हम उतना ही पढ़े जितना जरूरी है। ये अगर आप जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको गैर आदत लगी है ऐसे कहा जाएगा। अगर कोई जरूरत से ज्यादा बोल रहा है तो इसको आदत बुरी लगी है, हम लोग कह सकते हो। तो ये भाषा या आदतों का गठन जो है होना चाहिए, सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने को लेकर आदत हमें होनी चाहिए। अगर आदत नहीं है तो इसके पश्चात कुछ बुरे परिणाम जो है ये हो जाते, इसको देखा जा सकता है। पांचवा मुद्दा है संस्कृति सापेक्षता को लेकर। मैंने इसको लेकर बताया था कि हमारी भाषा और हमारी संस्कृति के भीतर के जो शब्द है, वह शब्द हमारी इस परिवेश की देन होती है, हमारी सामाजिक स्थितियों की और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की देन होती है। और मैंने पिछली बार इसको वर्णन करते वक्त उदाहरण दिया था, किसका उदाहरण दिया था मैंने? अक्षय, ज्योति, प्रज्ञा, आप बता दो किसका उदाहरण दिया था गुरुवार के दिन, अगर आप होंगे तो। हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ताकतवर, स्पष्ट, वैचारिक स्वरूप में ठीक बनती है, वह हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रतिफल होता है। तो एक उदाहरण मैंने दिया था, कौन सा उदाहरण दिया था अक्षय, बता सकते हो? सुवर्णा, शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले आवाज आ रही है नहीं, इतना बता दो। हाँ ठीक है शुभम, ये उदाहरण पिछला याद है आपको नहीं? यस सर, शुभम कौन सा उदाहरण था, उदाहरण बताया था मैंने? पूरा उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है, उतना एक वाक्य, एक शब्द या किस व्यक्ति को लेकर उदाहरण बताया था, इतना बता दो काफी है। तो बाकी बच्चे भी समझेंगे, फिर मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे देता हूँ इसको लेकर। शुभम? नहीं सर, मैं गुरुवार के दिन नहीं था। बाकी बच्चों में कौन था? अक्षय, ज्योति, प्रज्ञा, आप लोग थे? प्रतीक्षा, गुरुवार के दिन?
नो सर। ज्योति, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। गुरुवार के दिन मैंने इसको विश्लेषित करते वक्त उदाहरण ये दिया था स्वामी विवेकानंद को लेकर। और स्वामी विवेकानंद गोलमेज परिषद के भीतर जब भाषण देने के लिए गए थे, तो इसके पहले विभिन्न धर्मों के विचारक भाषण दे चुके थे, और उनको जो समय दिया था, किसी को 15 मिनट, किसी को आधा घंटा, उन्होंने ना आधा घंटे में कंप्लीट किया, ना 15 मिनट में, इन्होंने लंबा समय लिया। और जब लंबा समय लिया तो लास्ट में जो लोग बचे थे, तो इनको समय नहीं बचा था, तो विवेकानंद को जो है 2 मिनट या 3 मिनट ही बोलने का समय दिया था। परंतु जब समय दिया तब इन्होंने जो शुरू किया भाषण, तो इन्होंने कह दिया कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आप लोगों को पता है, मेरे भाई और बहनों। तो ये भाई और बहनों जो है बाकी सभी लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि सभी लोग जो है लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहे थे। तो इसका कारण ये था कि वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो उनकी सभ्यता और संस्कृति का अंग था। और विवेकानंद ने जो कह दिया वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग था। हम लोग अपने अलावा जो दूसरे लोग होते हैं अपने परिवार से बाहर के, इनको भाई और बहन मानते हैं। और जब इनको हम संबोधित करते हैं तो भाई और बहनों इसी तरीके से ही संबोधित कर देते हैं। तो ये संबोधन जो है प्रभावित कर चुका दुनिया भर को, और यही संबोधन आप कह सकते हैं कि हमारी धर्म और संस्कृति का परिचय देता है। तो फिर इसके बाद वो 5 मिनट या 2 मिनट जो दिए थे उतना नहीं बोले, उससे ज्यादा बोले, और सभी लोगों ने इसको सुना। और हमारे धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता यहाँ पर रेखांकित की है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो हमारी संस्कृति ही हमें संस्कारित करती है। हमारा धर्म, हमारा परिवेश और हमारा आसपास का माहौल जो है ये हमें संस्कारित करता है भाषाई तरीके से। तो ये सांस्कृतिक सापेक्षता जो है हमारी बातों में, हमारे लेखन में, हमारे चाल चलन में, हमारे लेखन वाचन के भीतर झलकती है। तो ये इसको ध्यान में रखें। और अभी जो थोड़ा कहे कि क्यों कहे, हम लोग ज्यादा कहे, शिकायतें जो है बनती है अंग्रेजी स्कूलों को लेकर या कॉन्वेंट स्कूलों को लेकर, वहां जो पाठ पढ़ाए जाते हैं तो वो पाठ सारे के सारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए ऐसी बात नहीं होती, कुछ होते हैं और बिल्कुल थोड़े होते हैं, और ये सारे के सारे विदेशी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं। तो इन बच्चों को सांस्कृतिक सापेक्षता वाली पढ़ाई जो है उसके पीछे के कारण, वो क्या है, ये बिल्कुल पता नहीं होता। और इनके घरों के भीतर अगर इन त्योहारों को नहीं मनाया जाता है, ऐसी स्थितियां हैं, तो ये कोसों दूर जाते हैं। ठीक है, स्कूल के भीतर नहीं मिल रहा है तो कम से कम घर में तो मनाए जाने चाहिए। और जब मनाए जा रहे हैं तो ये सांस्कृतिक सापेक्षता और वो पृष्ठभूमि और वो इतिहास जो है ये इनके आसपास पहुंच जाता है, और ये इसको प्राप्त कर भी लेते हैं। विदेशों में पले बड़े भारतीय बच्चे जो हैं, इनको तो बिल्कुल ये कट जाते हैं अपने देश और दुनिया से, और इस जगह पर इनकी सांस्कृतिक सापेक्षता पूरी तरीके से बदल जाती है। तो ये जो है सांस्कृतिक सापेक्षता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के तहत इस तरीके के पाठ जो है पढ़ाए जाते हैं, जिससे हमारे कहावतें, मुहावरे या उस तरीके से वाक्यों के भीतर प्रयोग करने वाली उपमाएं, अतिशयोक्तियां, ये जो भी कुछ होता है भाषाई सौंदर्य वाला, ये सब कुछ जो है यहाँ पर अपने आप हमारे पास पहुंच जाता है, और उसका हम लोग उसी तरीके से प्रयोग करना शुरू भी कर देते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि सांस्कृतिक सापेक्षता जो है हमें सप्रयास सिखानी पड़ती है। हालांकि हर कौशल जो हमें सप्रयास ही सिखाना पड़ता है, सही तरीके से अगर इसको पढ़ाना है। अनौपचारिक तौर पर जो मिल जाता है वो त्रुटियों वाला होता है, कुछ गलतियों के साथ इसमें आ जाता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि ये जो है टॉपिक आप इसमें जो कुछ है वो पढ़े। मैं जो बता रहा हूँ वो बता ही रहा हूँ, लेकिन ये जो 2-3 पन्ने हैं, 2 ही पन्ने यहाँ से अगर आप शुरू कर रहे हो तो ये 1-2 वाले मुद्दे, और फिर ये एक ही पन्ना है, 3 पन्ने भी नहीं है। तो यहाँ इसमें क्या विश्लेषण दे दिया है, इसको आप ध्यान रखें। अभी देखिए यहाँ से आगे और एक 10 मिनट बाकी है, परंतु हम लोग दूसरा टॉपिक जो है शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी जो टॉपिक है हर टॉपिक के लिए एक एक लेक्चर लगेगा।
जैसे समझ लो हम लोग भाषा कौशल के भीतर सबसे पहले अगर श्रवण कौशल को पढ़ रहे हैं तो उसको एक लेक्चर लगेगा, फिर भाषण कौशल को एक लेक्चर लगेगा, तो 4 लेक्चर के भीतर ये हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आगे और 3 इस सप्ताह के भीतर के लेक्चर मिल जाते हैं, फिर अगले सप्ताह के कुछ मिल गए तो फिर हम लोग ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं मानता हूँ कि ये भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, या इसके अलावा कुछ मुश्किलें आप महसूस कर रहे हैं तो उसको लेकर भी बात कर सकते हो। परीक्षा को लेकर मैं बता देता हूँ, जल्दी सिलेबस मेरा खत्म हो जाएगा। कॉमर्स का सिलेबस मैं आज कंप्लीट कर चुका हूँ। उसी तरीके से बीए थर्ड ईयर का सिलेबस कंप्लीट होने की कगार पर है, आपका भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप अपने तरीके से जो है सेकंड ईयर का भी बिल्कुल उसी तरीके से बीए का, तो आप अपने तरीके से जो है पढ़ाई जो है शुरू कर दीजिए, न केवल मेरे सिलेबस को लेकर, बाकी विषयों के पाठ्यक्रम को लेकर, क्योंकि बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 4 महीने हो गए आपको पढ़ाया जा रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बीच की कुछ छुट्टियां छोड़ दे तो 3.5 महीने की एक टर्म होती है पढ़ाने वाली, तो उससे ज्यादा हो चुका है। तो आप माने कि सिलेबस अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए बाकी विषयों का भी। अगर नहीं हुआ है तो वो 15-20 दिनों के भीतर या इस महीने के लास्ट तक वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस सेमेस्टर के लिए ज्यादा समय इस सामाजिक माहौल के कारण और जो मुश्किलें हैं उसके कारण मिला है। तो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखें। तो हम लोग मिलेंगे कल, और किसी को कुछ नहीं पूछना है या पूछना है तो पूछा, किसी को कुछ पूछना है? सर एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आई चुकी फिलहाल क्या? तो उस तरीके की कोई सूचना नहीं है। और आप ध्यान रखें कि ये अगर इस तरीके की सूचनाएं हैं तो आप अखबारों को लेकर थोड़ा सा सजग रहे। और आपको एक कॉमन क्लास जो है बीएससी सेकंड ईयर का, वहां पर इस तरीके के नोटिफिकेशन मिलेंगे। जैसे छुट्टियों को लेकर नोटिफिकेशन मिल जाते हैं तो उस तरीके का नोटिफिकेशन यहाँ पर डाला जाता है। तो आप ध्यान से इसको देख ले। और बीच बीच में अपने टीचरों से इस तरीके से जैसे मुझे पूछा उस तरीके से पूछते भी रहे, तो वो परीक्षा फॉर्म भरने की बात आपको पता चलेगी। ठीक है, और कुछ? ठीक ठीक नो है, तो सर। फिर आप लेक्चर छोड़ सकते हो, हम लोग कल मिलेंगे।